नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। मुंबई से ये खबर है जहां पर सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से लौटकर इस समारोह में शामिल होंगे और इससे पहले दोपहर 2 बजे एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक कर नेता चुनने की प्रक्रिया पूरी करेगी। लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार सिर्फ मीडिया एजेंसियों को ही एंट्री दी जाएगी। शपथ ग्रहण से राजनीतिक गतिविधियों में नए बदलाव और जिम्मेदारियों का संकेत मिलता है। तो सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे शपथ लेंगी, लेकिन उससे पहले 2 बजे एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक कर जो है वो नेता चुनने की प्रक्रिया जो है वो पूरा करेगी। आपको बता दें कि प्लेन क्रैश के बाद उसमें अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई और उसके बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन जो है अब इस पद पर विद्यमान होगा और तमाम तरह के नाम जो हैं वो चर्चाओं में आए। लेकिन सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से लौटेंगे और इस समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। और आपको बता दें कि 2 बजे एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक करेगी और फिर अपना नेता चुनने की प्रक्रिया को पूरा करेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ गजानन दुबे, स्टेट ब्यूरो महाराष्ट्र, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजानन जी, जिस तरीके से लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है और सुनेत्रा पवार का नाम सामने निकल कर आया है, और क्या कुछ ये पूरी खबर है, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या जानकारी है आपके पास? एक पार्टी की आधिकारिक मीटिंग होने वाली है जहां पे पार्टी के अगले प्रेसिडेंट के बारे में बात होगी। साथ ही जो औपचारिक फॉर्मेलिटीज हैं जिसको लेकर सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट साइन होते हैं वो किए जाएंगे, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलएज एमपीज उनपे सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे और उनको एक ग्रीन सिग्नल देंगे। शाम 5 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाली हैं सुमित्रा जी। साथ ही आप देखेंगे कि कई सारे भारतवर्ष के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, इन सभी की उपस्थिति भी वहां पे देखी जा रही है। तो प्रधानमंत्री की अब तक कोई आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो वहां पे होने वाले हैं, लेकिन इस बात की जानकारी है कि वो इस चीज का समर्थन करते हैं। जी, चूंकि गजानन जी, जिस तरीके से सुनेत्रा पवार आज शाम को वो शपथ लेंगी, उससे पहले तमाम तरीके के अटकलें लगाए गए, तमाम तरीके के नाम सामने आए। लोगों ने कहा भाई कौन जो है अब इसकी जिम्मेदारी संभालेगा, तमाम तरह की चीज़ें हुई और अभी 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद नेता भी चुना जाएगा। क्या अब ये बस फॉर्मेलिटी मात्र रह गया है? सुनेत्रा पवार आज शाम को शपथ ले ही रही हैं, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या थोड़ा बदलाव दिखेगा, या फिर एक तरीके से कहें कि ये जो एनसीपी की जिम्मेदारी है वो सुनेत्रा पवार वो सही तरीके से वो ले चलने में उसको काबिल है, क्योंकि एनसीपी एक बड़ी पार्टी है और फिर उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है? देखिए, एनसीपी के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए कोई खास बदलाव इसमें नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सुनेत्रा पवार कोई छोटा चेहरा नहीं है। वो अपने आप में राज्यसभा की एमपी हैं, काफी लंबे समय से राजनीति से मिले हुई हैं, उस परिवार से आती हैं जहां राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है अजीत पवार गुट की, उसके लिए कोई खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। एक व्यक्ति विशेष की कमी हमेशा रहेगी उन्हें, अजीत पवार की, लेकिन उसकी जगह सुनेत्रा पवार ले रही है। अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है वो तब पता चलेगा जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सुनेत्रा पवार के हाथ से निकलकर किसी और के हाथ में जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर ये फैसला ले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पहले अजीत पवार के हाथ में थी वो उनकी पत्नी के हाथ से छोड़कर किसी और को दे दिया जाए, तब कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अनस्टेबल होगी। गजानन जी, ऐसी संभावना है क्या? इस वक्त तो कोई संभावना ऐसी नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी इशारा नहीं दिया, कोई भी बयान नहीं दिया कि ऐसा कुछ होगा। अब महाराष्ट्र के मंत्रालय के 5वीं मंजिल पे जब जाएंगे, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, वो पूरा मिनिस्ट्री का फ्लोर ही शांत है, वहां पे कोई काम नहीं हो रहा, किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं हो रहे, सब अपने अगले लीडर का इंतजार कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट होता है कि अगर उन्हें बदलना होता तो इंटरिम बेसिस पे, यानी जो ट्रांजिशनल टाइम होता है उस समय के लिए भी किसी को वहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा सकती थी। लेकिन ये सब इतना जल्दी हो रहा है कि किसी और को रखने की जरूरत लग नहीं रही। जी गजानन जी, बीच में खबर ये भी आई कि कहा गया कि भाई शरद पवार जो है वो एनसीपी का जो है विलय होने वाला था शरद पवार वाली पार्टी में, और इस बीच ये घटना घट गई, अन्यथा सब हो जाता। क्या बीजेपी के लिए ये मुश्किल था क्या कि ये समझाना कि ये जो एनसीपी है अजीत पवार वाली यही हमारे पास है तो ठीक है, क्योंकि शरद पवार वाली पार्टी तो वो अलग है। ऐसी भी खबरें आई, क्या बीजेपी के लिए ये भी एक चुनौतीपूर्ण था कि अजीत पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार जी को जिम्मेदारी जल्द से जल्द थमा दिया जाए, उससे पहले कि कोई राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिले, उस बीच जल्दी जल्दी शपथ ग्रहण हो जाए तो अच्छा है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट शुरुआत से ही अजीत पवार के फेवर में थे। उनका ये कहना था कि उनके हिसाब से काम हो और महाराष्ट्र की जनता को उनका अधिकार मिले। फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीत पवार के पास आने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रवादी चाहे अजीत पवार की हो या शरद पवार की, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए। जब तक उनके हाथ से उनके खाते, उनके डिपार्टमेंट्स नहीं निकलते हैं, तब तक शरद पवार किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे। तो उन्होंने शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें किसी तरह का लोभ नहीं है कि अगर उनका भतीजा, उनके भतीजे का देहांत हो गया तो उनको उसकी कुर्सी चाहिए। वो शुरुआत से ही पीछे हट रहे थे, चाहे वो शरद पवार हो या सुप्रिया सुले हो। गजानन जी, सुनेत्रा पवार अब चूंकि अब ये तो कंफर्म हो गया है कि शाम 5 बजे शपथ होगा, लेकिन क्या महाराष्ट्र को और एनसीपी को अजीत पवार का जो एक तरीके से कहें कि उनका जो हाथ था, एक तरीके से आशीर्वाद था, क्या उसकी कमी खलेगी सुनेत्रा पवार के आ जाने के बावजूद भी, या धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा कि चीजें कैसी होंगी। जहां तक अनुमान लगाया जा सकता है, सुनेत्रा पवार अपने आप में ही एक बहुत बड़ी राजनेता है। राज्यसभा में बातों को उठाने में वो हमेशा आगे रही हैं। महाराष्ट्र के छोटे से छोटे मुद्दे को भी वो ऊपर उठाने में आगे रही हैं। तो चाहे वो अजीत पवार हो या उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार हो, मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं होगा, जो ऑपोजिशन इस वक्त उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। ठीक है गजानन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और एनसीपी जो विधायक हैं वो दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। हालांकि अब ये मात्र औपचारिकता मात्र है और अब नाम तय हो चुका है, बैठक होनी है। राज्यपाल अभी फिलहाल उत्तराखंड में है, वहां से लौटेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा और सिर्फ मीडिया को अलाउ किया गया है। वहां पर मीडिया पहुंचेगी और शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक छोटा सा कार्यक्रम होगा और उसमें शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा सुनेत्रा पवार का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी 2026 को पंजाब के दौरे पर वो हैं और प्रधानमंत्री दोपहर को आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और यहां हवाई अड्डे का जो नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा आदमपुर जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लुधियाना स्थित हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। यह दौरा पंजाब में हवाई संपर्क और अवसंरचना को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं गोवा के मापुसा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की और बैठक का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पार्टी की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा करना था। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए गए और जनता तक पहुंचने, सदस्यता अभियान और चुनावी तैयारी पर जोर दिया गया। बीजेपी नेतृत्व की यह पहल पार्टी संगठन को मजबूत बनाने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो राजस्थान के पोखरण में राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पर यह आरोप है कि वो भारतीय सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान स्थित आईएसआई को भेज रहा था। ये गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और राजस्थान पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अधिकारी इस मामले की सटीक जानकारी और नेटवर्क के खुलासे पर काम कर रहे हैं।
तो डीग जिले के कांवा उपखंड के गांव नोनेरा में महिलाओं ने अवैध शराब ठेके के खिलाफ आक्रोश जताया है। जाटव मोहल्ले की महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर फर्जी ठेका बंद करो और दारू बेचने वालों के खिलाफ मुर्दाबाद जैसे नारे लगाकर प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि गांव में अवैध रूप से संचालित ठेके पर देसी और अंग्रेजी शराब बेची जा रही है और इसके अलावा माहौल भी खराब किया जा रहा है। महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं भी तेज हो रही हैं। इसलिए उन्होंने उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र यादव को ज्ञापन सौंपकर ठेके को तुरंत हटाने की मांग की है। यह मामला स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। में ठेका है और गांव के पास क्या गांव में घर में ही बिक रही है और आने जाने में समस्या होती है। सारे गांव के वहीं बैठकर पीते हैं और हमें मार पीट और ठेका वाले तो कुछ कहते हैं तो हमें ही उल्टा टॉर्चर करता है और हम इस ठेका को लेकर बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ठेका बंद होना चाहिए और इसका कुछ समाधान। नौनेरे में फर्जी दारू बिकती है और बंद होनी चाहिए। फर्जी दारू बिकता है और मेन रास्ता पे खोल रखा है। गाड़ी गुप्ता करते हैं, दारू पी की लेडीज निकलती हैं, बढ़ती हैं, उनको गाड़ी देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, खड़े होकर पेशाब भी करते हैं। लड़की जाती है उल्टे सीधे उनको देख के छेड़। एक लंबा अरसा और राजनीतिक हटकलों के बीच कांग्रेस ने जिले में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हाईकमान ने दिग्विजय सिंह कुलधारा को प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजनीतिक गलियारों में पहले यह माना जा रहा था कि सचिन पायलट गुट का उम्मीदवार बाजी मार सकता है, लेकिन अंतिम समय में दिग्विजय सिंह कुलधारा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पूर्व विधायक रामलाल मीणा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नियुक्ति पत्र जारी कर उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया। अनुभवी और जमीनी नेता दिग्विजय सिंह कुलधारा के नेतृत्व में जिले की कांग्रेस को नई ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती मिलने की उम्मीद है। उनके नाम पर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और आने वाले चुनाव में ये नियुक्ति संगठन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा तहसील क्षेत्र में एक किसान ने अपनी खड़ी फसल को बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल ग्राम भैंसरोगढ़ निवासी सुरेश कुमार प्रजापत का कहना है कि उनकी पंजीकृत कृषि भूमि पर L&T कंपनी ने अतिक्रमण कर मिट्टी डाल दी, जिससे उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। किसान ने इस मामले में SDM और तहसीलदार को शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने मांग की है कि उनकी जमीन वापस दिलाई जाए और नष्ट हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। तहसील प्रशासन ने मौके पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि किसान परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि मामले की त्वरित जांच की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह के अतिक्रमण पर रोक लगाया जाएगा। कंपनी वाला ने मना कर दिया, हमने जाके भाई कहे यहाँ पर मिट्टी मत डालो, तो यहाँ रात में मिट्टी डाल दी, फसल दाब दी। मतलब सर हमारी जमीन है 3.5 बीघा, हमारे अगले बड़े की खाते की जमीन है। तो ये पटवारी साहब तो नाप के गए, फिर बाद में रात को मिट्टी डाल दी गेहूं पे, खड़ी फसल पे, कंपनी वालों ने, L&T वाले ने। और वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि कभी चले जाओ यहाँ से, भग जाओ यहाँ से। हमारे खाते में ज़मीन है 3.5 बीघा, हमको मिलनी चाहिए और आपकी ज़मीन बची आप ले लो। सरकार से यही कहने का मतलब है सर। आपने कोई शिकायत करी प्रशासनिक अधिकारी मैंने शिकायत सब कर दी, चित्तौड़ भी कर दी, यहाँ भी कर दी, हमारी कोई सुनी नहीं कर रहे। कंपनी वाला रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान के हर्ष पहाड़ी और खाटू श्याम जी रोड पर हादसों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल शुक्रवार को हर्ष पहाड़ी पर हरियाणा से आए श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई गंभीर जनहानि नहीं हुई, लेकिन अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस से करीब 3 दर्जन लोग सवार थे बस में और जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रारंभिक जांच में पहाड़ी मोड़ पर संतुलन बिगड़ने को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। प्रशासन और राज्य सरकार की सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर आए दिन होने वाले हादसों को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रद्धालुओं की भारी आवागमन वाली जगहों पर सुरक्षा इंतजाम को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। सूचना मिलने के बावजूद पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर आधा घंटा लेट पहुंची, जिससे चिंता और बढ़ गई। बहरू बाबा का दोख मारन आया, हर माता का मार गया और दूसरा बहरू मारन के लाग रहा, जदे चोट लागी। गाड़ी बाकस में को नहीं आएगी ड्राइवर के। कौन सी गाड़ी? गाड़ी बड़ी है, बड़ी 407 सवारी गाड़ी। हाँ तो ना सवारी की गाड़ी को नहीं, बात टाटा है।
टाटा की। हाँ तो कत्ता के लोग आए भी में? वो मैं 45 से 42 आदमी। हाँ तो हादसों किया हो? है हादसों किया हो? क्या गिरी गाड़ी? गाड़ी गिरी बताऊँ कि यहाँ कह बड़ू पहाड़ पर उतर गया है ओके जितनी मुड़न लग गयो न जागू गाड़ी आ गई और पाछ वो न्यू करी न जितनी भी वो बेरो को हाथ बैठ गयो के वो कोनी रटे ब्रेक को लग गया। 3:30-4 बजे की कोई घटना है जो कि एक परिवार सही थी, कोई लोग आए थे जीण माता को ये रात को रुके थे और फिर ये हर्ष दर्शन करने जा रहे थे। तो हर्ष गांव में आकर इनको ऊपर जाना था पैदल। तो जैसे नीचे लास्ट जो घुमाव है वहाँ तक ये आ गए थे, अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल होने से ये घटना घटित हुई है। ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की है, जो मौके पर जो लोग थे उन्होंने बताया कि काफ़ी कोशिश की है लोगों को बचाने की। फिर सब लोग गांव के और यहाँ एम्बुलेंस को सूचना दी गई। चारों ओर से एम्बुलेंस से जाकर करीब 20-25 इंजर्ड है, जिनमें एक जो आदमी है मंजीत पुत्र बलवान, वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, दोनों पैर दब गए थे। उसको घंटे भर से वहाँ जेसीबी की मदद से निकाला गया है और यहाँ एसके अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। अब काफ़ी स्थिति ठीक है। बहनू बाबा का दोख मारना आया हर माता पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ सीकर से जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से हर्ष पहाड़ी पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी है, क्या कुछ ये पूरी खबर है? कितने लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज कहाँ पर चल रहा है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? और क्या कुछ जो श्रद्धालु है उनकी तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा आरोप है? पूरी घटना क्या है, विस्तार से बताइए। शिवम, मैं बताना चाहूंगा ये घटना शुक्रवार को देर शाम की घटना है। हर्ष पहाड़ी से अनियंत्रित होकर सदों से भरी बस खाई में जा गिरी थी। उस बस में करीबन 20 से 25 लोग सवार थे और गनीमत ये रही कि शिवम इसके अंदर बड़ा हादसा टल गया और छोटी मोटी खरोंचें आई हैं जो एसके अस्पताल में उनका इलाज के बाद में उपचार करके फिर उनको भेज दिया गया। जी शिवम। राजेश, जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर कह रहे हैं, वहां पर जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आए दिन इस रोड पर, रिंगस वाली रोड पर घटनाएं होती रहती हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की जाती है। पुलिस प्रशासन को इस चीज़ की सूचना भी है, जानकारी भी है, सब कुछ है। सवाल ये हो जाता है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है क्या, कि जब तक 10-20-50 श्रद्धालुओं की जो है मौत नहीं हो जाएगी, जब तक वो अपने प्राणों की आहुति नहीं दे देंगे, तब तक प्रशासन की आंखें खुलेंगी नहीं, वो चेतेंगे नहीं? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है क्या? शिवम, बताना चाहूंगा कि एक तो ये सीकर जिले के अंदर हरस है जीण माता जी का जो पर्यटन और देव स्थान है, और दूसरा है रिंगस के पास में खाटू श्याम जी, जो वहाँ काफी दूर दूर से लोग आते हैं। कई बार घटनाएं ऐसी सामने आई है, कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा कुछ भी बड़ा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है इन मामलों को लेकर। और हरस पहाड़ी पर भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है, ये फिर से एक बार घटना सामने आई थी, लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों लाचार सा बैठा है इन घटनाओं को लेकर। राजेश, चूंकि अभी हाल में एक ऑटो जो है वहां पर पलट गई थी और एक ऑटो को बोलेरो ने टक्कर मार दिया था, और ये बस वाली ये पूरी जो घटना हुई है, पिछले हफ्ते भर में तो 4-5 घटनाएं तो बड़ी बड़ी हो गई। प्रशासन के संज्ञान में नहीं है, प्रशासन के समझ में नहीं है, या प्रशासन जानबूझकर अपने सर को रेत में घुसा ले रहा है ताकि जो है आने वाला तूफान टल जाए? इस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो लोगों की जान बचाने के कस्में खाते फिरते रहते हैं, उनके संज्ञान में भी यह मामला नहीं है? सबको लावारिश छोड़ दिया गया है कि भाई चलिए 2-4 लोग मर रहे हैं तो मरने दो, कोई बात नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं तो अगर 2-4 मर भी गए तो क्या हुआ? इस तरीके से संवेदनशीलता दिखाई जाएगी, इस तरीके से निर्दयता दिखाया जाएगा, तो फिर सवाल खड़ा होगा। और कल को जाकर यही ग्रामीण जब प्रदर्शन करने लगेंगे या किसी तरह से वो उग्र हो जाएंगे, फिर ये तमाम तरीके की बातों को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या जानबूझकर इन सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, इन घटनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है और किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है, या प्रशासन तक बात पहुंच ही नहीं पा रही? मैं बताना चाहूंगा ये आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन पता नहीं क्यों मौन बैठा है, और जनप्रतिनिधि है वो भी मौन बैठे हैं, राज्य सरकार है वो भी मौन बैठी है। कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय बन चुका है। अब सीकर जिले के अंदर आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा शिवम कि ये जो देवस्थल है यहाँ पे कई दूर दराज से लोग आते हैं, जिनके साथ में ये ऐसी घटनाएं सामने हो जाती है, तो ये बड़ी एक शर्मिंदगी वाली बात है प्रशासन के लिए। और हर्ष पहाड़ी पर जो कल घटना हुई थी, मैं बयान नहीं कर सकता कि वहाँ पे अगर कल को वो बस बड़ी
गंभीर रूप से वो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि उसमें कुछ जनहानि नहीं हुई शिवम। और जो श्रद्धालु हैं राजेश, उनका भी ये आरोप है कि एम्बुलेंस तक वहां पर इतना देरी से पहुंच रही है। इसका तो सिर्फ दो ही मतलब हो सकता है, या तो श्रद्धालुओं की जान की कीमत नहीं है, या तो प्रशासन को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनके ऊपर बैठा नहीं है जो उनसे सवाल पूछ सके, और इसीलिए मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आके उनसे पूछेगा नहीं कि भाई आपको सैलरी किस बात की मिलती है, आपको सैलरी कहां से आ रही है और आपकी क्या जिम्मेदारी है। ये सारे सवाल उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए तो वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इसीलिए तो घटनाएं बार बार रिपीटेशन मोड पे चल रही हैं, लूप में चल रही हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। तो फिर सवाल क्या सिर्फ प्रशासन पर और जो जनप्रतिनिधि हैं जो इन्हीं का वोट लेकर के, या फिर खाटू श्याम जी से जितना टैक्स आता है उससे तमाम तरीके की चीजें होती हैं, फिर तो छोड़ देना चाहिए। जब श्रद्धालु सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मंदिर में जाएगा कौन? सही बात है शिवम, लेकिन शिवम यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर विषय बन चुका है। अब प्रशासन और राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम पर सवाल उठ रहा है। सवाल इसलिए कि अगर श्रद्धालुओं की बस पलट गई, उसके बावजूद भी अगर आधे पौने घंटे लेट अगर आपका एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रहा है, प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है चीजों को, हफ्ते भर में करीब 7-8 से ज्यादा वहां पर हादसे हो चुके हैं, बार बार ना वहां पर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग है, ना वहां पर किसी प्रकार का जो है वहां पर कोई प्रशासन का जो नुमाइंदा है वो मौजूद है, तो फिर सवाल खड़ा होगा। या तो फिर दो ही चीज हो सकता है कि या तो उनको किसी प्रकार का डर नहीं है, कोई उनका माई बाप नहीं है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि आपकी सैलरी कहां से आते हैं और कहां से आती है और आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये बताने वाला कोई नहीं है। और तो और प्रशासन तो छोड़िए, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो कस्में खाने फिरते रहते हैं, जो इन्हीं का वोट लेने के लिए नालों को क्रॉस कर जाएंगे, इवन पैजामा उठा करके इनके घर पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो इनका दर्द कब समझेंगे। और ये पहली दफा नहीं है जो हम इस पूरी घटना को उठा रहे हैं। बार बार मीडिया की नजरों में आने के बावजूद भी अगर प्रशासन अपनी खान में उंगली डालकर बैठा हुआ है, तो फिर सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन को किसी की भनक नहीं है या फिर प्रशासन को किसी का फर्क नहीं है। कुछ भी हो जाए, जब तक किसी बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक किसी की आंखें नहीं खुलेंगी और किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। और यह राज्य सरकार को यह बात, इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन इतना लापरवाही वाला रवैया अपना रहा है कि वहां पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और श्रद्धालु सिर्फ राजस्थान के नहीं है, वो देश के तमाम राज्यों से हैं, वो बाहरी हैं, वो बाहर विदेशों से खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या है? उन्हें पता चलता है कि वो 1000 किलोमीटर की दूरी तो तय कर लिए, लेकिन ये जो 10-5 किलोमीटर की दूरी है, इस पे आपका मौत यमराज खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो यमराज से बचा सकता है वो खुद अपनी जान बचाकर भागा फिर रहा है। और इसलिए यह सवाल बार बार खड़ा होगा, 1000 बार खड़ा होगा, लाख बार खड़ा होगा, और 100 सवालों की बौछार होगी कि भाई प्रशासन आंख मूंद कर क्यों बैठा है। श्रद्धालु भी यही आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण भी यही आरोप लगा रहे हैं, वहां के आम लोग भी जो आसपास के हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं। तो फिर प्रशासन अकेला सच्चा, बाकी सब झूठा, ये कैसे हो सकता है? इस पर सवाल होना चाहिए। और जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें इनकी सुरक्षा को, उन पर एक्शन होना चाहिए, उनकी नौकरी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटना बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। आप सोच कर देखिए कि जेसीबी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाती। इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी राज्य के लिए, किसी प्रशासन के लिए, किसी सरकार के लिए, किसी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए, इससे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली घटना कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि वो लोग शादी ब्याह में नहीं, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और वहां पर इस तरह की घटना हो रही है, तो फिर सवाल एक नहीं अनेक खड़े होते रहेंगे और सवाल पूछा जाता रहेगा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में आयोजित रात्रि चौपाल में प्रशासनिक सक्रियता की कमी ने ग्रामीणों को निराश कर दिया है। दरअसल जिला कलेक्टर के निर्देश पर और पदमपुर एसडीएम के आदेश के अनुसार ये चौपाल आयोजित की गई थी, लेकिन एसडीएम स्वयं उपस्थित नहीं रहे। एसडीएम की अनुपस्थिति में बीडीओ रामदेव जहांगीर ने कमान संभाली। चौपाल में ग्रामीणों ने राजस्व, शिक्षा, कृषि और नहरी, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को रखा, लेकिन मौके पर समाधान और कार्रवाई केवल औपचारिकता मात्र दिखी। नायब तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों में प्रशासनिक गंभीरता को लेकर असंतोष साफ तौर पर देखा गया।
और आपको बता दें कि चौपाल में किस तरह की समस्याओं पर चर्चा हुई और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर एक प्रश्न जरूर खड़ा होता है। तो राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव शर्मा ने खाटू श्याम में 8 दिवसीय फाल्गुनी मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रात में पहुंचे डीजीपी ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुनिश्चित करने के लिए पूरे खाटू श्याम का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व फाल्गुनी मेले का आयोजन कर चुके एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी मौजूद रहे। पैदल निरीक्षण में सीकर एसपी प्रवीण नायक, रिंगस एडिशनल एसपी दीपक कुमार गर्ग, डिप्टी जो है राव आनंद कुमार और थाना प्रभारी पवन चौबे ने मेले की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की जानकारी दी। डीजीपी ने मंदिर मार्ग और 52 बीघा पार्किंग, मेला डायवर्जन और लखदातार मेला ग्राउंड और निकास द्वार की व्यवस्था का अवलोकन किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान और मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने मंदिर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया। तो भीलवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर डाबी बिजौलिया सीमा नाला का माताजी के पास एक भालू कार की चपेट में आ गया। भालू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिजौलिया से कोटा जा रही कार के सामने अचानक भालू आ गया, जिससे कार भालू से टकरा गई और पलट गई। कार में सवार कोटा निवासी हर्षित और चंद्र प्रकाश घायल हो गए। उन्हें हाईवे एम्बुलेंस से डाबी जिला बूंदी अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया। वन विभाग को सूचना देने पर रेंजर विमल रैगर मौके पर पहुंचे और मृत भालू का शव कब्जे में लिया और बिजौलिया कार्यालय ले गए। शुक्रवार को भालू का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो हरदोई जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 8 माह के मासूम सूर्यांश की खेलते खेलते मौत हो गई। बच्चे के गले में एक छोटा गुब्बारा फंस गया, जिससे उसकी सांस रुक गई। घटना के समय सिपाही टीटू सरकारी कार्य से बाहर थे और घर पर उनकी पत्नी सुषमा अपने बेटे को देखरेख कर रही थी बेटे का, और पहले उन्हें लगा कि बच्चा सो गया, लेकिन जब सामान्य हरकतें नहीं दिखी तो फिर उन्होंने शोर मचाया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी, विशेषकर कांस्टेबल तेजवीर ने बच्चे को पाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया और गले में फंसा गुब्बारा बाहर निकाला गया। बच्चे की समय मौत से परिवार और थाना परिसर में शोक का माहौल है। सिपाही टीटू अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने बदायूं के पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जिस तरीके से 8 महीने के मासूम के साथ ये उसका खेलते खेलते उसके मुंह में गुब्बारा फंसा और उसकी मौत हो गई, क्या कुछ ये पूरी खबर है बच्चे की मौत मतलब ये जो हुई वो कैसे हुई और किस बात को लेकर हुई, इसको लेकर उसके परिवार का क्या कुछ कहना है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये पूरी घटना जो है हरदोई जनपद के पाली की है, जहाँ पुलिसकर्मी जो पैरोकार है टीटू, वो अपने वहाँ पे सरकारी आवास में निवास करता था। अपने काम पे जो है वो हरदोई आए हुए थे। उनकी पत्नी सुषमा अपने 8 महीने के बच्चे के साथ घर पर थी। बच्चा खेल रहा था। इस दौरान बच्चे ने जो है गुब्बारा अपने मुंह में रख दिया और गुब्बारा वो जो है बच्चे के गले में जाके अटक गया। हालांकि ये पूरा जो मामला था वो बात की आँख के सामने नहीं हुआ था, जिसके बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हुई। बच्चा काफी देर तक जो है परेशान रहा। इस दौरान माँ को ये लगा कि बच्चा जो है गहरी नींद में सो गया है, तो उन्होंने सिर्फ ध्यान नहीं दिया। मगर जब बच्चे में कोई हरकत नजर नहीं आई, तब उन्होंने जब बच्चे को देखा तो बच्चे की जो है सांसें काफी तेज उखड़ रही थी, जिस पर उन्होंने शोर मचाया। थाने में तैनात अन्य पुलिसकर्मी शोर सुनकर आवास में पहुंचे, जहां एक पुलिसकर्मी द्वारा आनंद में बच्चे को गोद में लेकर स्थानीय पीएचसी लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद वहां पर मौजूद स्टाफ नर्स द्वारा बच्चे के गले में फंसे गुब्बारे को निकाला गया है। इस पूरी हृदय विदारक घटना से पाली के साथ साथ हरदोई जनपद में जो है हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल पुलकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ। टीम के जेई और संविदाकर्मी सहित 5 लोगों को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। दरअसल जानकारी के मुताबिक ये हमला उस समय हुआ जब टीम ने बिजली चोरी का वीडियो बनाया। मारपीट में सभी 5 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हमले ने विभागीय कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। तो अगली खबर कानपुर से है, जहां यूजीसी विधेयक के विरोध में इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री पहली बार कानपुर पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय नेताओं और समर्थकों ने स्वागत किया। अलंकार अग्निहोत्री का ये दौरा उनके विरोध और राजनीतिक सक्रियता को और मजबूत करता दिख रहा है। इस मौके पर उनके समर्थकों ने विधेयक के खिलाफ संदेश भी साफ किया। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा है कि अग्निहोत्री का यह दौरा आगामी कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शन की तैयारी से जुड़ा हो सकता है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।